हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का चैप्टर 7 देखेंगे। चैप्टर 7 है आपका फ्यूल सेल यानी कि ईंधन सेल। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्जाम में 10 नंबर या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 7, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसमें, लेकिन जो भी टॉपिक्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 7 का पूरा सभी टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में सॉल्व कर सकें। और आपको बता दें, हर बार एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, तो इस चैप्टर से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सभी टॉपिक को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। आप लोगों ये इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर में उनको शेयर कर दीजिए। और इसके नोट्स के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सब्जेक्ट के नोट्स हम सेंड कर देंगे। देखिए, जो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सब्जेक्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्यूल सेल करके ईंधन सेल। इस चैप्टर से जो है एग्ज़ाम में लगभग 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, और पिछली बार भी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है एग्ज़ाम में कि जब आप लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, तो अगर वो एग्ज़ाम में नहीं आता है तो आप लोगों का एग्ज़ाम ख़राब चला जाता है और आप उसमें लिख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग पूरा जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 5 से 6 चैप्टर हैं। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, और सभी कुछ पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको हम जो आपका चैप्टर 1 है वहाँ से लेके पूरा लास्ट चैप्टर तक सभी चैप्टर को कवर करेंगे। बस आप लोगों को ज़रूरत है ध्यान से वीडियो को देखने का, और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते चले उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए और ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखे रहेंगे तो अगर नहीं भी याद किए होंगे तो इतने अच्छे से आपको समझा देंगे, तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ईंधन सेल के बारे में लिखने को आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ईंधन सेल की अवधारणा को समझाइए, यानी कि ईंधन सेल क्या होता है। तो देखिए, जो ईंधन सेल होता है यह एक प्रकार का टेक्निकल डिवाइस है जिसमें हम एक फ्यूल यानी कि ईंधन का प्रयोग करते हैं ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए। और देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि जो आपका ईंधन सेल होता है एक विद्युत रासायनिक सेल है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि ईंधन सेल जो होता है वह रासायनिक युक्ति है जो ईंधन को बिना दहन किए, बिना कंबशन किए उसकी रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भी नोट्स हमारे नोट्स हैं यहाँ पर हमारे पास है, उसका बिल्कुल लैंग्वेज जो है बीजी बिल्कुल ईजी है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कई जगह से मतलब कि कंटेंट को कलेक्ट करके इस प्रकार के नोट्स तैयार किए हैं। इसके बाद देखिए, ईंधन का सेल जो होता है उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ईंधन के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं। ईंधन के रूप में हम H2 हो गया, CH4 CH3OH प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इस सेल में हम ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन, मीथेन आदि गैस का प्रयोग करते हैं। जो एक ईंधन सेल होता है उसके मेन 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका ईंधन होता है और दूसरा होता है ऑक्सीकारक। इसमें जो आपका सबसे अच्छा ईंधन सेल माना जाता है वो हाइड्रोजन को माना जाता है, क्योंकि इसकी दक्षता जो होती है वो 70% होती है। तो जो ईंधन सेल होता है वो हाइड्रोजन को, सबसे अच्छा ईंधन सेल जो होता है हाइड्रोजन को ही माना जाता है। इसका एफिशिएंसी जो होती है 70% होती है। ईंधन सेल जो होता है इसमें लगातार ईंधन प्रवाहित करना होता है। अगर हमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो तो हम लगातार इसमें ईंधन प्रवाहित करेंगे। जो पहला फ्यूल सेल है यानी कि जो पहला ईंधन सेल है उसका आविष्कार सन 1938 में विलियम ग्रोव के द्वारा किया गया था। ईंधन सेल में जो आपका ईंधन सेल होता है उसका सबसे पॉपुलर ईंधन सेल होता है H2O2, और एग्जाम में भी आता है कि H2O2 ईंधन सेल के बारे में आप लिखना होता है। तो अगर बात करें ईंधन सेल का वर्गीकरण, तो ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा कि ईंधन सेल का अवधारणा क्या है एवं इसका वर्गीकरण कीजिए। तो ईंधन सेल का वर्गीकरण की बात करें तो विभिन्न घटकों के आधार पर जो आपका ईंधन सेल होता है उसका वर्गीकरण किया जाता है। पहली बात आती है इसमें तापक्रम के आधार पर। तापक्रम के आधार पर जो होता है ईंधन सेल, देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निम्न ताप ईंधन सेल, दूसरा होता है मध्यम ताप ईंधन सेल, तीसरा होता है उच्च ताप ईंधन सेल, और चौथा होता है अति उच्च ताप ईंधन सेल। तो बिल्कुल इजी है, बस आपको ये मेन हेडिंग आपका ये है, आपको इसको तैयार करना है कि तापक्रम के आधार पर इसको हम डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है निम्न, दूसरा मध्यम, तीसरा उच्च, और चौथा जो होता है आपका अति उच्च होता है। अब बात करते हैं इसके ईंधन के आधार पर। तो जो ईंधन के आधार पर आपका
ईंधन सेल होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है, ये सबसे पॉपुलर है, जिसको H2O2 ईंधन सेल बोलते हैं। और दूसरा है आपका हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन ईंधन सेल, और तीसरा होता है मिथेनॉल ऑक्सीजन ईंधन सेल, चौथा होता है लिथियम क्लोरीन ईंधन सेल, पांचवा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन सेल, और सबसे पॉपुलर जो है वो आपका इसमें से H2O2 ईंधन सेल है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ईंधन सेल जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सरल ईंधन सेल, दूसरा होता है पुनर्योजी ईंधन सेल, और तीसरा होता है जटिल ईंधन सेल। इसके बाद देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। जब मैंने ये नोट्स बनाया था तो यहाँ पर देखिए नोट कर लिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जब एग्जाम के टाइम एक दिन पहले आपको ये सब रिवीजन कर लेना है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसी एक ईंधन सेल के प्रचालन के सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पर हमने भी देखा कि ईंधन सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो उनमें से किसी एक का इसमें आपको ऑपरेशनल जो इसका प्रिंसिपल है उसको आपको समझाना है। तो देखिए अभी तक ईंधन सेलों में सबसे अधिक सफलता H2O2 ईंधन सेल में प्राप्त हुआ है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ठीक है। तो इस देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की संरचना की बात करें तो इस सेल में क्या होता है, कार्बन या टाइटेनियम की 2 छड़ प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको यहाँ पर अभी चित्र दिखाएंगे, तो आप इन चित्र को देखकर बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जो ये छड़ होते हैं, इन छड़ों में क्या होता है, छिद्र पाया जाता है, और इन्हें ही क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड के माध्यम में हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का चूर्ण भर देते हैं, और ये जो प्लेटिनम का चूर्ण होता है वह इलेक्ट्रोड पर क्या करता है, होने वाली अभिक्रिया के लिए कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब साथ ही जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य हम क्या करते हैं, क्षारीय अथवा अम्लीय जल भर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, यह जो होता है ये क्या करता है, यह विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है, और सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस को उच्च दाब पर क्या करते हैं, छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत अपघट्ट में इसको प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक बार समझा देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैथोड है, एक एनोड है, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, ये जो आपका अब विद्युत अपघट्ट होता है, इसके बीच में विद्युत अपघट्ट होता है, और ये जो प्लेटिनम है इसमें ये क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके बाद देखिए इसमें इस चित्र से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम के चूर्ण के बजाय प्लेटिनम के तार को लपेटा गया है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि प्लेटिनम ही है और उत्प्रेरक का कार्य करता है। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके वर्किंग की बात करें तो क्या इसमें देखिए होता क्या है, एक तरफ से शुद्ध H2 और दूसरे ओर से O2 प्रवाहित करते हैं, और इस सेल में क्या होता है, निम्न अभिक्रिया होती है, और ये रिएक्शन आपको एग्जाम में लिख देना है। अब रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें देखिए क्या होता है, उसमें हम कैथोड और एनोड की अभिक्रिया में देख सकते हैं कि एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यानी कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, जिसके कारण सेल में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें आपका बनता है कि ईंधन सेल के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो ईंधन सेल का अनुप्रयोग का वर्णन में कहाँ का इसका यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ करते हैं हम अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में, वायुयान हो गया वहाँ पर, घरों, दुकानों, लघु उद्योगों, चिकित्सालयों में, इंजनों में विद्युत उत्पादन के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, और इसका यूज़ करते हैं सैनिक अभियान के लिए, अंतर्दहन इंजन में, और विभिन्न कार्यों में इसका यूज़ करते हैं। इसमें एक देखिए आरएससी में एक न्यूमेरिकल टाइप का है थोड़ा सा, कि ईंधन सेल की रूपांतरण दक्षता ज्ञात कीजिए। तो इसकी रूपांतरण दक्षता क्या होती है वो यह पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी दक्षता के लिए जो फार्मूला निकल कर आएगा वही होता है इसका रूपांतरण दक्षता। तो हम जानते हैं ईंधन सेल जो होता है उसकी दक्षता कम होती है। ईंधन सेल की दक्षता ईंधन सेल द्वारा मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा तथा अपक्रिया की कुल ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करता है। और मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा और निर्गत ऊर्जा, और फिर अवक्रिया की कुल ऊष्मीय ऊर्जा को हम निवेश ऊर्जा बोलेंगे। तो दक्षता इसकी हो जाएगी निर्गत ऊर्जा अपान निवेश ऊर्जा इंटू 100। ठीक है। अगर H2O2 ईंधन सेल की बात करें तो उसमें इसकी रेंज जो होती है वो 50 से 60% इसका रेंज होता है। अब देखिए इसी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ईंधन सेल जो होता है उसके रूप EMF से आप क्या समझते हैं, यानी ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पहले देंगे कि एक यूनिट ईंधन सेल के विद्युत वाहक बल की गणना उस सेल में होने वाले अपक्रिया के पश्चात मुक्त ऊर्जा से कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, PDF हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईंधन सेल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए एक जो ईंधन सेल होता है आपका उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ये इसकी विशेषता है, इसलिए यह ऊर्जा उत्पादन की शांत युक्ति है।
नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि इसमें बिना किसी बाधा के विद्युत ऊर्जा सतत उत्पादन हो सकता है, मतलब कंटिन्यू इसमें विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अगली इसकी क्या विशेषता है कि ये जो सेल होता है ईंधन सेल, इसमें होने वाली रासायनिक क्रिया से उत्पन्न ऊष्मा का अधिकांश भाग जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि ईंधन सेल से वातावरण जो होता है वो दूषित नहीं होता है। और इसमें नेक्स्ट है कि इसे कम स्थान में स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें इसकी विशेषता क्या है कि ईंधन सेल जो होता है यानी कि H2 जो होता है इसका विशाल भंडार है। ईंधन के चयन में तो सुगमता होती है और यह स्वभाव से ही सादा व सुरक्षित होता है। इसकी मेंटेनेंस आसान व कम कीमत में हो जाता है। ईंधन सेल की वैरायटी भी कई उपलब्ध होती है और ईंधन सेल जो होता है वो गंध रहित होता है। अब इसकी डीमेरिट की बात करें यानी कि हानि की बात करें, इसकी क्या हानि है, तो इससे जो विद्युत का उत्पादन होता है उसकी वोल्टता 0.7 वोल्ट होती है। इसका सेवा काम जो होता है वो कम होता है और जो उसमें कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक यूज होता है वो महंगा होता है और सेल के लिए लगातार ईंधन की आवश्यकता होती है। और H2O2 जो होता है हमको बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि शुद्ध H2 के साथ हमको शुद्ध O2 भी चाहिए होता है। तो आज का आपका ये जो टॉपिक था ईंधन सेल, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, केवल 10 मिनट में आप इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ईंधन सेल से 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आना एग्जाम में तय है। तो आप लोगों को जितना क्वेश्चन बताया उतना आपको तैयार करके जाना है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उसमें भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे।